नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का BOGS मेरे पास स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग जो है संविधान पर चर्चा करते रहेंगे, उसी कड़ी में ये संविधान सभा संविधान को लेकर के ये तीसरा लेक्चर है। अब जो है मैंने बताया था कि मैं इन वीडियोस को एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, संविधान सभा, जिसमें ये वीडियो लगातार जाते रहेंगे। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं पॉलिटी को तो मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखिए और एक नोट्स जरूर बना लीजिए और उनको रिवाइज करते चलिए और दोबारा फिर से वीडियो देख लीजिए तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और विश्वास कीजिए कि जितने भी पेपर होते हैं, आप वनडे एग्जाम कोई भी एग्जाम दे, पीसीएस यूपीएससी कोई भी एग्जाम दें, उन सभी में जो है पॉलिटी के क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, किसी में कम मात्रा में, किसी में ज्यादा मात्रा में। कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम तक कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इससे शुरू किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आएंगी चीजें और लगातार बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, तभी मैं अच्छे से वर्क कर पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज देख लेते हैं संविधान सभा। जो अगला टॉपिक है, अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, अनुसूचियां पढ़ी हैं और अगला टॉपिक है उसके आगे संविधान सभा। इसका मैंने पार्ट 1 लिख दिया है क्योंकि इतने बड़े टॉपिक को एक ही वीडियो में समाहित कर पाना आसान नहीं है। तो आज देख लेते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। और आप कोई भी एग्जाम उठा करके देख लीजिए, जितना भी पढ़ा रहा हूँ टॉपिक्स में, उससे क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिए हैं, मुझे पता है। ठीक है, तो आप मुझ पर विश्वास करके और इन लेक्चर्स का नोट्स जरूर बना के चलिए। ठीक है, क्या है यहाँ पे, संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। देखिए क्या हुआ कि पहले सब लोग जो संविधान की मांग कर रहे थे, भारत में संविधान की मांग कर रहे थे, तो संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा की जरूरत थी। हालांकि उसके पहले कई अधिवेशन है, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट की ही बात करूंगा। जैसे कि संविधान सभा का गठन जो है किसके तहत हुआ? ये कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। किसके तहत? इस बात को याद रखो कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। बस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आया कब था? 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। ठीक है, संविधान सभा के जो सदस्य थे वो क्या थे? निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है टीसीएस वगैरह एग्जाम में कि निर्वाचित थे कि मनोनीत थे, तो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। ब्रिटिश प्रांतों से जो 292 सदस्य जो चुने गए थे वो निर्वाचित थे और देशी रियासतों से 93 सदस्य चुने गए थे, ये मनोनीत थे। और 4 सदस्य चुने गए थे चीफ कमिश्नर के क्षेत्र से और कुल सदस्य कितने थे? 389। कुल सदस्य कितने थे? 389। ठीक, फिर क्या होता है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। 9 दिसंबर, बोर्ड पे लिखा हुआ सब लोग समझ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट चीजें। क्या होता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और इस बैठक में क्या होता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। कैसा अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी का मतलब है कि स्थायी रूप से नहीं, अभी हट भी सकते हैं। और इनको इस वजह से अध्यक्ष चुना गया था एक्चुअली क्योंकि इसमें बुजुर्ग व्यक्ति थे उन सभा में, तो इस वजह से इनको चुन लिया गया। लेकिन जब अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, अगली बैठक जब होती है कब? 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, फिर क्या होता है? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक होती है। उस बैठक में क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, जो कि वर्तमान में जो संविधान की प्रस्तावना है उस प्रस्तावना का आधारित वो उद्देश्य प्रस्ताव था। तो फिर क्या होता है? उस उद्देश्य प्रस्ताव को वहां पर स्वीकार नहीं किया जाता है। वहां पर जो सदस्य थे भीमराव अम्बेडकर और एम.आर. जयकर, इन लोगों ने कहा कि अभी संविधान सभा में सभी लोग नहीं आ पा रहे थे, मुस्लिम लीग के सदस्य सम्मिलित नहीं हुए थे, तो उन्होंने कहा जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा में नहीं आ जाते हैं तब तक इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस वजह से वो दिन स्वीकार नहीं हो पाया। लेकिन 22 जनवरी 1947, क्या है? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।
फिर क्या होता है, अब अम्बेडकर बारे में चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर, जिनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है, एक्चुअली में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कह देना, बाकी संविधान सभा के जो अन्य लगभग 300 सदस्य थे, क्योंकि बाकी लोग पाकिस्तान में चले गए थे, बाकी अन्य लगभग जो 300 सदस्य थे उन सभी लोगों का अपमान है अकेले डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता कह देना। वास्तव में ये बहुत ही निंदास्पद और व्यंग्यात्मक बात है, जो हमेशा भारत में उल्टा सीधे रूप में चलता रहा है। संविधान के निर्माण में अम्बेडकर का योगदान अवश्य है, एक विशेष योगदान माना जा सकता है, लेकिन संविधान निर्माता सिर्फ एक व्यक्ति को कह देना वास्तव में निरर्थक और बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। देख लेते हैं कि अम्बेडकर जो है क्या करते हैं, बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं संविधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए, और वहां से हार जाते हैं। फिर होता क्या है कि ये जो है फिर बंगाल से चुनाव, मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, और वहां का क्षेत्र है जयसुर कुलना, मैंने लिखा है जयसुर कुलना, और वहां का जो है क्षेत्र है जयसुर कुलना बंगाल का, वहां से चुने गए। होता ये है इनकी एक्चुअली में कि जो है किस्मत इतनी खराब थी कि क्या बताया जाए। वो कहावत है ना कि घूमने निकले थे ऊंट पे बैठ गए फिर भी कुत्ता काट गया, इनका वही कंडीशन था। भारत पाकिस्तान डिवीजन हो गया, बंटवारा हो गया, और उसमें होता ये है कि जैसे खुलना का क्षेत्र वो पाकिस्तान में चला जाता है। अब अगर इनको संविधान सभा का सदस्य रखे तो पाकिस्तान में वहां की सभा के सदस्य बने जा करके, और इस समय जो जैसे खुलना है वो बांग्लादेश में है। तो अब हुआ ये कि बंगाल के ये संविधान सभा के फिर से सदस्य नहीं रह पाए, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि बंगाल से एक सीट खाली करवाई गई, बॉम्बे से एक सीट खाली करवाई गई, और इनको फिर से संविधान सभा में रखा गया। इनके बारे में और एक बात कर लेते हैं कि जो संविधान का प्रारूप जो है बी.एन. राव, नरसिंह राव ने तैयार किया था। इन्होंने निःशुल्क अपनी सेवाएं संविधान निर्माण में दी थी, और भूटान के संविधान निर्माण में भी इनका विशेष योगदान रहा है। बी.एन. राव ने क्या किया, एक प्रारूप तैयार किया था संविधान को लेकर के। उस प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। उस प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। बात को ध्यान से सुनिए, उस प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, और उस समिति को कहते हैं प्रारूप समिति। उस समिति को क्या कहते हैं, प्रारूप समिति। उस प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और उसमें अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य थे, है ना। गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादीकृष्ण स्वामी अय्यर, माधवराव, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, ठीक है, और माधवराव डीपी तक के बाद आए थे। तो ये कुल मिलाकर के जो है 7 सदस्य थे इस प्रारूप समिति में, और इसका अध्यक्ष बनाया गया था इनको। और इस समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ। अब आप ये बताइए, भीमराव अम्बेडकर से ज्यादा तो योगदान बी.एन. राव का है, उन्होंने तो प्रारूप तैयार करके लिया है, तो मतलब अब उनको भूल गए, इनको इतना ज्यादा महत्व दे दिया। ये वास्तव